हमारी कहानी की शुरुआत नॉर्वे की एक संकरी समुद्री खाड़ी से होती है, जहां दो लड़के अपनी जेट स्की लेकर तेज रफ्तार से पानी के ऊपर घूम रहे थे। दोनों बार बार जोर से चिल्ला रहे थे ताकि उनकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आए और उसकी गूंज सुन सकें। उन्हें यह सब बहुत मजेदार लग रहा था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उनके नीचे समुद्र की गहराई में एक बहुत बड़ा साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ऊपर दोनों बेफिक्र होकर अपनी जेट स्की चला रहे थे, पानी पर स्टंट कर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी अचानक समुद्र की लहरें तेजी से उठने लगी। अगले ही पल एक बहुत बड़ी ताकत ने उनकी जेट स्की को जोरदार टक्कर मारी। जेट स्की पलट गई और दोनों लड़के देखते ही देखते गायब हो गए। आखिर उनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। उसी समय समुद्री जीवों की वैज्ञानिक जोहाना को अपने सीनियर का आदेश मिलता है कि उसे तुरंत नॉर्वे की इसी खाड़ी में जाकर जांच करनी होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस इलाके में कई अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे। समुद्र की बहुत सी मछलियां खुद पानी से बाहर निकलकर किनारे पर आ रही थीं, जैसे वे समुद्र की गहराई में मौजूद किसी ऐसे खतरे से जान बचाकर भाग रही हों जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। इस रहस्य का पता लगाने के लिए जोहाना नॉर्वे की इसी खाड़ी के पास बने एक छोटे से मछुआरों के गांव में पहुंचती है। उसे शक था कि समुद्र के अंदर इस्तेमाल हो रही सोनार तकनीक की वजह से यह सब हो रहा है और शायद उसी से समुद्र के नीचे कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरी तरफ वहां के बड़े फिश फार्म का मालिक मिस्टर वांग कुछ विदेशी खरीदारों को अपना फिश फार्म दिखा रहा था। वह बड़े गर्व से बताता है कि यह दुनिया की सबसे गहरी फियोर्ड यानी समुद्री खाड़ी है, जिसकी गहराई पूरे 1300 मीटर है। इसी जगह पर दुनिया की सबसे अच्छी सैल्मन मछलियां पाली जाती हैं। वह कहता है कि उनकी कंपनी के पास ऐसी नई तकनीक है जिससे मछलियां हमेशा स्वस्थ रहती हैं और उनकी क्वालिटी भी सबसे अच्छी बनी रहती है। इसके बाद वह अपनी सबसे खास तकनीक के बारे में बताता है। वह कहता है कि अगर सैल्मन मछलियों के शरीर पर समुद्री जूं जैसे परजीवी चिपक जाएं, तो वे सोनार तकनीक की मदद से उन्हें हटा देते हैं। इससे एक तरफ समुद्र का वातावरण खराब नहीं होता और दूसरी तरफ मछलियों की क्वालिटी भी बनी रहती है। लेकिन वहां मौजूद विदेशी खरीदारों ने इस बात पर सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि सोनार की आवाज परजीवियों को तो भगा सकती है, लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाए या इसे लंबे समय तक चलाया जाए तो इससे सैल्मन मछलियां भी मर सकती हैं। इतना ही नहीं, इससे पूरे समुद्री इलाके का संतुलन भी बिगड़ सकता है। यह सुनकर फिश फार्म का मुख्य इंजीनियर ल्यूक आगे आता है और समझाता है कि इस तकनीक की सबसे बड़ी बात सही फ्रीक्वेंसी चुनना है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी तो इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगी तो सच में पूरे समुद्री इलाके पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि अब उन्होंने एक नया ट्रांसड्यूसर बनाया है जो मछलियों की हालत के हिसाब से अपने आप फ्रीक्वेंसी बदल देता है। जब तक यह ट्रांसड्यूसर सही तरीके से काम करता रहेगा तब तक किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसी दौरान जोहाना फिश फार्म पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त ल्यूक से होती है। साथ ही उसकी पहचान वहां के टेक्निकल इंचार्ज मार्क से भी होती है। अगले कुछ दिनों तक जोहाना इसी फिश फार्म में रहने वाली थी। वह सोनार सिस्टम की मदद से समुद्र की गहराई में होने वाली हर हलचल पर नजर रखकर यह पता लगाना चाहती थी कि आखिर वहां क्या चल रहा है। जांच शुरू करते ही उसे पहली ही रिपोर्ट में कुछ अजीब दिखाई देता है। पिछले कुछ हफ्तों से सैल्मन मछलियों की मौत पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होने लगी थी। यह देखकर उसके मन में शक पैदा होता है कि कहीं सोनार सिस्टम का ट्रांसड्यूसर ठीक से काम तो नहीं कर रहा। सच जानने के लिए जोहाना एक मरी हुई सैल्मन मछली का परीक्षण करती है। वह उसके शरीर से दिल निकालती है और एक प्रयोग शुरू करती है। उसका मकसद यह देखना था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सोनार तरंगों का दिल पर क्या असर पड़ता है। जैसे जैसे वह फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जाती है, मछली का दिल भी उतनी ही तेजी से कांपने लगता है। यह देखकर उसे और भी ज्यादा शक होने लगता है कि शायद मछलियों की मौत और समुद्र में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे यही सोनार सिस्टम जिम्मेदार है। उसी समय समुद्र के अंदर लगा सोनार उपकरण अचानक किसी चीज से जोर से टकरा जाता है। मार्क तुरंत ल्यूक को बुलाता है और दोनों मिलकर उस मशीन को पानी से बाहर निकालते हैं। जब वे उसका ढक्कन खोलते हैं तो अंदर एक अजीब और पहले कभी न देखा गया जीव फंसा हुआ मिलता है। वे उसे तुरंत लैब में ले जाकर जांच करते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि उस जीव का पूरा शरीर चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर अपने आप हल्की नीली रोशनी भी छोड़ रहा था। उसके शरीर पर कई छोटे छोटे टेंटिकल यानी लचीले हाथ भी थे। उसे देखकर जोहाना कहती है कि शायद यह कोई परजीवी है जो 1300 मीटर से भी ज्यादा गहराई वाले समुद्र के अंधेरे हिस्से में रहता होगा। हो सकता है कि सोनार की आवाज से आकर्षित होकर यह ऊपर की तरफ आ गया हो। लेकिन इसके बाद जो बात उसके दिमाग में आती है वह उसे डरा देती है। अगर सिर्फ यह परजीवी इतना बड़ा है तो जिस जीव के शरीर पर यह रहता होगा वह कितना विशाल होगा।
अगले दिन पुलिस को खबर मिलती है कि समुद्र किनारे एक जेट एस्की बहकर आ गई है। यही वही जेट एस्की थी जिस पर फिल्म की शुरुआत में वे दोनों लड़के घूम रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जेट एस्की तो मिल गई, मगर दोनों लड़कों का कहीं कोई पता नहीं था। इसी बीच एक छोटा बच्चा जेट स्की के पास पहुंच जाता है। वह ध्यान से देखता है तो उसे जेट स्की पर बहुत सारी चिपचिपी लिसलिसी चीज लगी हुई दिखाई देती है। वह जिज्ञासा में उसे अपनी उंगली से छू लेता है। जैसे ही वह उसे छूता है, वह चिपचिपा पदार्थ हल्की नीली रोशनी छोड़ने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उधर फिश फार्म में अचानक अलार्म बजने लगता है। कैमरों में दिखाई देता है कि सैल्मन मछलियां बहुत ज्यादा बेचैन हो गई हैं। वे इधर उधर भाग रही हैं और पूरे पिंजरे में अफरा तफरी मची हुई है। तभी पानी के अंदर से लाल रंग का खून ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। ये देखते ही जोहाना तुरंत अपना डाइविंग सूट पहनती है और बिना समय गंवाए पानी के अंदर उतर जाती है। जैसे जैसे वह नीचे जाती है, उसके सामने एक डरावना नजारा आता है। पानी में 2 लाशें तैर रही थीं। खबर मिलते ही पुलिस भी तुरंत वहां पहुंच जाती है। लाशों को देखते ही पुलिस पहचान लेती है कि ये वही दोनों लड़के हैं जो कुछ दिन पहले जेट स्की चलाते हुए गायब हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों की लाशों पर भी वही नीली रोशनी छोड़ने वाला चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था जो पहले जेट स्की पर मिला था। यह देखकर जोहाना का शक और भी पक्का हो जाता है। अब उसे पूरा यकीन होने लगता है कि समुद्र की गहराई में कोई बहुत बड़ा अनजान जीव छिपा हुआ है। शायद वह अंडे दे रहा है या फिर उसे किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए उसके शरीर से इतनी ज्यादा चमकने वाली चिपचिपी चीज निकल रही है। इसी दौरान एक काइकिंग टीम समुद्र में अभ्यास कर रही होती है। सभी लोग अपनी नाव पलटने के बाद दोबारा उस पर चढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ठीक उनके नीचे समुद्र की गहराई में बहुत सारी लंबी लंबी टेंटिकल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। एक एक करके सभी लोग अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब एक महिला की बारी आती है तो वह नाव से पानी में उतरती है और फिर कभी वापस ऊपर नहीं आती। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है। सभी लोग घबराकर महिला को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक वह पानी के ऊपर दिखाई देती है, लेकिन जो नजारा सबके सामने था उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। महिला का सिर्फ ऊपर वाला शरीर वापस आया था। उसकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा किसी बहुत ताकतवर चीज ने एक झटके में फाड़ दिया था। उसका बाकी शरीर पूरी तरह गायब था। नाव के ऊपर भी वही नीली चमक छोड़ने वाला चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। अब यह साफ होने लगा था कि इन सब घटनाओं के पीछे कोई बहुत बड़ा समुद्री जीव हो सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग की बेटी एमा अपने पिता के सोनार सिस्टम का खुलकर विरोध कर रही थी। उसका मानना था कि यह मशीन समुद्र की सफाई नहीं कर रही, बल्कि पूरे समुद्री वातावरण को बर्बाद कर रही है। कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुत सारी सैल्मन मछलियां खुद किनारे पर आ गई थीं, वह वीडियो एमा और उसके दोस्तों ने ही बनाया था। इसीलिए अब उसने फैसला किया कि वह अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर चोरी छिपे पास लगे सोनार उपकरणों को बंद कर देगी। उधर कई दिनों की जांच के बाद जोहाना को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसे फिश फार्म से करीब 1300 मीटर दूर बिल्कुल वैसी ही सोनार फ्रीक्वेंसी मिलती है जैसी फार्म के उपकरण छोड़ रहे थे, लेकिन यह आवाज इतनी तेज थी कि वह मछलियों की सुनने की सीमा से भी बहुत आगे निकल चुकी थी और सीधे समुद्र की सबसे गहरी जगह तक पहुंच रही थी। जोहाना तुरंत यह बात ल्यूक को बताती है, लेकिन ल्यूक हैरान होकर कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि उसने खुद सिस्टम में एक ब्लॉकर लगाया था जिससे आवाज इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती। यह सुनते ही दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। अचानक उनके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या मिस्टर वांग ने चुपके से उस ब्लॉकर को बंद कर दिया है? ल्यूक तुरंत कंट्रोल रूम में भागता है और सोनार सिस्टम का पूरा रिकॉर्ड चेक करता है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी सबसे बड़ी चिंता सच साबित हो जाती है। रिकॉर्ड में साफ दिखाई देता है कि ब्लॉकर को पहले ही बंद किया जा चुका था। वह तुरंत मिस्टर वांग को फोन करता है और गुस्से में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फोन पर मिस्टर वांग आराम से जवाब देता है कि उसने विदेशी खरीदारों के साथ बड़ी डील कर ली है। अगर अगले कुछ दिनों तक ज्यादा से ज्यादा सैल्मन तैयार हो गईं, तो वे उन्हें बहुत ऊंची कीमत पर खरीदेंगे। बस कुछ दिन और निकालने हैं, उसके बाद वह ब्लॉकर दोबारा चालू कर देगा। इतना कहकर वह बिना किसी की बात सुने फोन काट देता है। उसी समय वह विदेशी खरीदारों के साथ समुद्र के अंदर बने एक शानदार रेस्टोरेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पहुंच जाता है। वहां मौजूद एक लड़की कांच की बड़ी खिड़की से बाहर समुद्र को देख रही होती है। तभी अचानक उसके सामने पानी में एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। वह वही महिला थी जिस पर कुछ देर पहले हमला हुआ था, लेकिन अब उसके शरीर का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही बचा था। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर से सन्न रह जाते हैं। उधर जोहाना अपनी जांच जारी रखती है। इस बार वह उस अजीब जीव पर कई टेस्ट करती है जो सोनार मशीन से टकराया था। जांच के बाद उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। उसे समझ आता है कि सोनार मशीन सिर्फ सैल्मन मछलियों के शरीर से परजीवी नहीं हटा रही थी,
बल्कि उसी के साथ उसने समुद्र की गहराई में रहने वाले एक बहुत बड़े समुद्री जीव के शरीर से भी परजीवी हटा दिए थे। ये बात समझते ही जोहाना के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ल्यूक को सारी रिपोर्ट दिखाती है। ल्यूक भी यह सुनकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर यह सच है तो बहुत बड़ा खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। वह बिना एक पल गंवाए मार्क को आदेश देता है कि अभी के अभी सारे सोनार सिस्टम बंद कर दिए जाएं। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग इसका विरोध करने लगते हैं। उनका कहना था कि अगर इस समय मशीनें बंद कर दी गईं तो पूरे फिश फार्म का काम रुक जाएगा और करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इतने में मिस्टर वांग भी जल्दी जल्दी वहां पहुंच जाता है। वह आते ही पूछता है कि आखिर क्या हो रहा है। तब जोहाना उसे समझाती है कि मामला सिर्फ सैल्मन मछलियों का नहीं है। इन सोनार तरंगों ने पूरे समुद्री इलाके को प्रभावित कर दिया है। उनकी आवाज समुद्र की सबसे गहरी जगह तक पहुंच रही है और अब एक बहुत बड़ा समुद्री जीव लगभग 1300 मीटर की गहराई से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जोहाना उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर अभी भी सोनार सिस्टम बंद नहीं किया गया तो यहाँ मौजूद कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं बचेगा। लेकिन मिस्टर वांग उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। उसे सिर्फ अपनी डील और अपने पैसे की चिंता थी। वह साफ कह देता है कि कोई भी उसके बिजनेस के बीच नहीं आएगा। इसी दौरान उसकी बेटी एमा अपने 2 दोस्तों के साथ चुपके से फिश फार्म में घुस जाती है। तीनों का इरादा साफ था। वे किसी भी तरह सोनार मशीनों को बंद करना चाहते थे। एमा का एक दोस्त डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतरता है। वह नीचे जाकर एक सोनार मशीन की तार काट देता है। मशीन तुरंत बंद होकर समुद्र की तरफ गिर जाती है। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक बड़ा काला साया उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वह घबराकर पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश करता है। किसी तरह नाव तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह अचानक पानी के अंदर गायब हो जाता है। उधर कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को तुरंत अलार्म सुनाई देता है। सिस्टम दिखाता है कि एक सोनार मशीन अचानक ऑफलाइन हो गई है। सभी लोग बाहर भागकर समुद्र की तरफ देखते हैं। दूर उन्हें छोटी नाव दिखाई देती है जिसमें एमा डरी हुई बैठी थी। अपनी बेटी को देखकर मिस्टर वांग बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए वहां दौड़ पड़ता है। लेकिन उसी समय एक और बड़ी समस्या सामने आ जाती है। मार्क बताता है कि फिश फार्म के सारे सोनार सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से एक भी मशीन बंद हो जाए तो पूरा सिस्टम ठीक से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अचानक पूरा फिश फार्म जोर जोर से हिलने लगता है। सभी पिंजरों में बंद सैल्मन मछलियां बुरी तरह घबरा जाती हैं। वे तेजी से इधर उधर भागने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की गहराई में कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो और उसकी वजह से पूरा फिश फार्म कांप रहा हो। जोहाना समुद्र की तरफ देखती है। ऊपर से पानी बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन दूर कहीं से बहुत गहरी और डरावनी गरज जैसी आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। वह उस आवाज को ध्यान से सुन ही रही थी कि अचानक घने कोहरे के बीच से एक बहुत बड़ा टेंटेकल बिजली की तरह बाहर निकलता है और जोर से नीचे आकर गिरता है। जोहाना एकदम चौंक जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि खतरा अब उनके बिल्कुल सामने पहुंच चुका है। वह बिना देर किए भागकर इमारत के अंदर चली जाती है। तभी बाहर फिर से तेज आवाजें आने लगती हैं। लोग दूरबीन से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। समुद्र के किनारे पर बड़ी संख्या में वही चमकते हुए परजीवी रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। उन्हें देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इसी समय ऊपर लगी पाइपलाइन से भी अजीब आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि वे परजीवी धीरे धीरे इमारत के अंदर भी घुस चुके हैं और अब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वे किस तरह के जीवों का सामना करने वाले हैं। उसी समय बाहर मौजूद इंजीनियर पर अचानक हमला हो जाता है। बिना किसी चेतावनी के एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस जैसा टेंटिकल ऊपर से गिरता है और उसके बिल्कुल पास आकर जोर से टकराता है। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत अपनी छोटी गाड़ी पर बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन खतरा अब हर तरफ फैल चुका था। दूसरी तरफ बाकी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी उनके सामने मौजूद भारी लोहे का दरवाजा अचानक जोर से टूटकर खुल जाता है। अगले ही पल एक विशाल टेंटिकल दरवाजे के अंदर घुस जाता है। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वह सीधे एमा को पकड़कर बाहर खींच ले जाता है। सब लोग चीख पड़ते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। अब पूरा फिश फार्म उन विशाल टेंटिकल्स से घिर चुका था। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग जहां जगह मिल रही थी वहीं छिपने की कोशिश कर रहे थे। इस भाग दौड़ में सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिस्टर वांग अपनी बेटी को टेंटिकल के साथ जाते हुए देख लेता है। वह वहीं खड़ा होकर जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है, लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वह विशाल जीव अपने टेंटिकल को हवा में कई बार घुमाता है और फिर अचानक एमा को जिंदा वापस नीचे फेंक देता है। एमा बुरी तरह घायल थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा थी।
उधर मार्क अपनी जान बचाकर एक कमरे के अंदर छिप जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एमा के एक दोस्त से होती है, लेकिन लड़के की हालत बहुत खराब थी। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसकी पीठ पर वही चमकने वाला परजीवी चिपका हुआ था। वह परजीवी उसके शरीर का खून चूस रहा था और धीरे धीरे उसे मार रहा था। ये देखकर मार्क डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी उसकी नजर अपने ही पैरों के पास पड़ती है। वहाँ भी एक छोटा परजीवी उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मार्क डरकर भागता नहीं है। उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ जाती है। वह सावधानी से उस परजीवी को उठाता है और उसे पलटकर उसके शरीर की बनावट को ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही वह उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है, परजीवी अचानक उसके चेहरे पर चिपचिपा तरल फेंक देता है। मार्क घबराकर पीछे हट जाता है। उधर जोहाना लगातार भागती हुई फिश फार्म के अंदर बने पाइपों वाले रास्ते में पहुंच जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद इसी रास्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन कुछ ही देर बाद एक विशाल टेंटेकल उसे भी देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जोहाना पूरी ताकत से पीछे हटती है। वह अपने पैरों से टेंटेकल को दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन टेंटेकल लगातार उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह पास में लगी वेंटिलेशन की जाली तोड़ देती है और उसी के अंदर घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। वह नीचे गिर जाती है, लेकिन टेंटेकल उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। वह भी उसी रास्ते के पास पहुंच जाता है। अब टेंटेकल उससे बस कुछ ही कदम दूर था। जोहाना बिल्कुल चुपचाप रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है ताकि उसकी तरफ ध्यान न जाए। उसे लगता है कि शायद अब वह बच जाएगी, लेकिन तभी अचानक एक दूसरा टेंटेकल पीछे से आता है और उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन टेंटेकल उसकी जैकेट खींच लेता है। अगले ही पल वह उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपटना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि जोहाना का दम घुटने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब वह कुछ ही सेकंड में मर जाएगी। उसी समय ल्यूक वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत पास रखी फायर एक्स लेकर टेंटेकल पर वार करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जोहाना उसे रोक देती है। वह समझ जाती है कि अगर उसने सीधे टेंटेकल पर वार किया तो वार उनके ऊपर भी पड़ सकता है और दोनों की जान जा सकती है। तब ल्यूक तुरंत दूसरा तरीका सोचता है। वह धीरे धीरे पीछे रखे बड़े इंजन के पास जाता है और अचानक उसे चालू कर देता है। इंजन के चालू होते ही बहुत तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। यह आवाज सुनते ही टेंटेकल का ध्यान जोहाना से हट जाता है। वह तुरंत उसे छोड़ देता है और तेजी से इंजन की तरफ बढ़ जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर जोहाना और ल्यूक वहां से भाग निकलते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। उधर बेहोश होकर गिरी एमा की धीरे धीरे आंख खुलती है। वह उठकर सामने देखती है और जो नजारा उसके सामने था उसे वह शायद पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगी। रात के अंधेरे में आसमान में फैली खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स की रोशनी समुद्र पर पड़ रही थी। उसी हल्की रोशनी के बीच समुद्र से एक इतना विशाल ऑक्टोपस बाहर निकलता है कि उसे देखकर एमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसके कई लंबे लंबे टेंटेकल पूरे फिश फार्म के चारों तरफ फैले हुए थे। अब सबको समझ आ चुका था कि अब तक जो हमले हो रहे थे उनके पीछे यही समुद्री दैत्य था। इसी बीच मिस्टर वांग अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह एमा को जिंदा देखता है, वह राहत की सांस लेता है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी एक और विशाल टेंटेकल हवा में लहराता हुआ उनकी तरफ आता है और जोर से हमला करता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन सामने लगा लोहे का रास्ता और सीढ़ी पूरी तरह टूटकर समुद्र में गिर जाती है। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और समुद्र में छलांग लगा देते हैं, लेकिन वह विशाल ऑक्टोपस उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसके कई टेंटेकल तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मिस्टर वांग समझ जाता है कि अगर दोनों साथ रहेंगे तो दोनों मारे जाएंगे, इसलिए वह अपनी बेटी की तरफ देखता है और उसे तैरकर दूर जाने के लिए कहता है। फिर वह खुद जानबूझकर दूसरी दिशा में तैरने लगता है ताकि उस विशाल ऑक्टोपस का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। यही होता है। विशाल टेंटेकल तुरंत उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। एमा मजबूरी में अपने पिता को छोड़कर दूर तैरती रहती है। अगले ही पल कई टेंटेकल मिस्टर वांग को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। कुछ ही सेकंड में वह उस समुद्री दैत्य का शिकार बन जाता है और हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ ल्यूक किसी तरह भागते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा वह देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा फिश फार्म लगभग तबाह हो चुका था। चारों तरफ विशाल टेंटेकल फैले हुए थे। कई इमारतें टूट चुकी थीं और समुद्र का वह दैत्य लगभग पूरे इलाके पर कब्जा कर चुका था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि पूरे इलाके का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो चुका था। फोन काम नहीं कर रहे थे, रेडियो से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और बाहर किसी से मदद मांगना नामुमकिन हो गया था।
आखिर में ल्यूक के दिमाग में एक आखिरी तरीका आता है। वह कंट्रोल रूम में रखा सिग्नल फ्लेयर निकालता है और उसे आसमान की तरफ दाग देता है। लाल रोशनी का गोला रात के आसमान को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है। उसी रोशनी में पहली बार सभी लोगों को उस समुद्री दैत्य का पूरा शरीर साफ दिखाई देता है। अब सबको सच्चाई समझ आ जाती है। असल में मिस्टर वांग ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में सोनार सिस्टम की आवाज बहुत दूर तक पहुंचने दी। उसी आवाज की वजह से उस विशाल ऑक्टोपस के शरीर पर चिपके सभी परजीवी मर गए या अलग हो गए। परजीवियों से आजाद होने के बाद वह दैत्य गहरी नींद से जाग गया और समुद्र की गहराई छोड़कर ऊपर आ गया। लेकिन जोहाना समझ जाती है कि अब यह जीव वापस अपने आप समुद्र की गहराई में नहीं जाएगा। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे इलाके को खत्म कर देगा। तभी उसे अपना पहले वाला प्रयोग याद आता है, जिसमें उसने देखा था कि बहुत तेज सोनार तरंगें दिल को बुरी तरह हिला सकती हैं। उसी पल उसके दिमाग में एक योजना आती है। अगर सही फ्रीक्वेंसी पर बहुत तेज सोनार तरंगें छोड़ी जाएं, तो शायद इस विशाल ऑक्टोपस का दिल भी बंद किया जा सकता है। वह तुरंत ल्यूक से कहती है कि जितने भी सोनार उपकरण अभी काम कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करना होगा। अब उनके पास उस समुद्री दैत्य का सामना करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। योजना तैयार होते ही जोहाना और ल्यूक बचे हुए सभी सोनार उपकरण इकट्ठा करने लगते हैं। उनका इरादा साफ था। वे उन सभी मशीनों को लेकर समुद्र के गहरे हिस्से में जाएंगे और उसी आवाज का इस्तेमाल करके उस विशाल ऑक्टोपस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिरी समय पर जोहाना एक फैसला लेती है। वह ल्यूक से कहती है कि वह यहीं रुके। इस मिशन पर वह अकेली जाएगी। ल्यूक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जोहाना अपना फैसला नहीं बदलती। आखिरकार ल्यूक मजबूरी में वहीं रह जाता है और जोहाना अकेले ही नाव लेकर गहरे समुद्र की तरफ निकल जाती है। कुछ दूर पहुंचने के बाद वह एक एक करके सभी सोनार उपकरणों को पानी में उतार देती है। फिर वह उन्हें चालू कर देती है। अगले ही पल चारों तरफ तेज सोनार तरंगें फैलने लगती हैं। समुद्र का पानी जोर जोर से हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे पूरी खाड़ी कांप रही हो। जैसा जोहाना ने सोचा था वैसा ही होता है। कुछ ही पल बाद समुद्र की गहराई से वही विशाल ऑक्टोपस तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। देखते ही देखते उसके लंबे लंबे टेंटेकल नाव तक पहुंच जाते हैं। अचानक एक टेंटिकल जोहाना को पकड़कर सीधे पानी में खींच लेता है। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टेंटिकल उसे खींचते हुए उस विशाल ऑक्टोपस के बिल्कुल सामने ले आता है। अब वह पहली बार उस दैत्य को इतने करीब से देख रही थी। उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें सीधे जोहाना की तरफ देख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अब अगले ही पल वह उसे मार डालेगा। लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर रखे सोनार उपकरण पूरी ताकत से काम करने लगते हैं। बहुत तेज आवाज पूरे समुद्र में फैल जाती है। उन तरंगों का सीधा असर उस विशाल ऑक्टोपस के शरीर पर पड़ता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। फिर तेज सोनार तरंगें उसके दिल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा देती हैं। आखिरकार उसका दिल फट जाता है और वह विशाल समुद्री दैत्य वहीं मर जाता है। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबने लगता है। आखिरकार वह हमेशा के लिए गहरे समुद्र में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद बाकी लोग वहां पहुंचते हैं। खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन जब वे जोहाना को ढूंढते हैं तो वह पानी में बेहोश पड़ी मिलती है। उसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोहाना की सांसें रुक चुकी थीं। समुद्र को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। 1 साल बाद पूरी खाड़ी फिर से शांत हो चुकी थी। फिश फार्म बंद हो चुका था और समुद्र पहले जैसा शांत दिखाई दे रहा था। लोगों को लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि समुद्र की सबसे गहरी जगह पर एक नया खतरा जन्म ले रहा था। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की गहराई में जाता है, जहां एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है। उस अंडे के अंदर एक छोटे ऑक्टोपस का बच्चा पल रहा था, यानी खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म होती है। इसके बाद फिल्म के बारे में एक बात कही जाती है। देखने में यह सिर्फ एक साइंस फिक्शन मॉन्स्टर फिल्म लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। यह खूबसूरत खाड़ी कभी प्रकृति का अनमोल हिस्सा थी, लेकिन इंसानों के लालच ने उसे मौत की जगह बना दिया। समुद्र की गहराई में रहने वाला वह विशाल जीव इंसानों पर हमला करने नहीं आया था। इंसानों ने ही अपने फायदे के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की और उसे जगाने की गलती कर दी। जोहाना की कुर्बानी, मिस्टर वांग की लालच और एमा की हिम्मत, ये तीनों हमें एक ही बात सिखाते हैं कि इंसान कभी भी प्रकृति का मालिक नहीं बन सकता। जब लालच और घमंड हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये फिल्म हमें साफ बताती है कि समुद्र की गहराई में सिर्फ खतरनाक जीव ही नहीं छिपे होते, बल्कि इंसानों का लालच भी उतना ही खतरनाक होता है। असल डर किसी अनजान राक्षस से नहीं, बल्कि इंसान की सोच से पैदा होता है। आखिर में समुद्र एक बार फिर बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन उस शांति के पीछे
एक ऐसी खामोशी छिपी होती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। प्रकृति से लड़कर कोई कभी नहीं जीत सकता। अगर हम अपनी लालच पर काबू नहीं रखेंगे तो एक दिन प्रकृति खुद उसका जवाब जरूर देगी।